नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन में हमने चौरी कर तक पढ़ा था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने चौरी कर तक पढ़ा था कि जो 1903 में कृष्ण सिंह होते, राव कृष्ण सिंह, ठीक है, क्योंकि जो ये सामंत थे ये राव कहलाते थे, तो इनको हम कह सकते हैं राव कृष्ण सिंह, ठीक है। तो राव कृष्ण सिंह ने 1903 में क्या किया, कन्या के विवाह पर कर लगा दिया था कि अगर कोई किसान अपनी कन्या का विवाह करेगा तो उसको 5 रुपये टैक्स के देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? 5 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। कुछ बुक्स में 13 रुपये भी मिलते हैं, तो अगर वहाँ ऑप्शन में 5 रुपये नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप 13 रुपये भी कर सकते हो। वैसे ज़्यादा कर राइट, क्योंकि उस समय 5 रुपये भी काफ़ी हुआ करते थे, तो 5 रुपये एक और टैक्स लगा दिया। फिर ये जो है कन्या के लिए ये था, और वर को क्या करना पड़ेगा कि राव साहब के पास जाना पड़ेगा और राव साहब से क्या लेना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ये इन्होंने चौरी कर के अंतर्गत किया था। तो अगर पूछ ले चौरी कर क्या है, तो देखो कैसे याद रखना, तो ध्यान रखना वरी, जैसे हम कहते हैं वर यानी लड़का, और वरी यानी कन्या। अगर आप कन्या का विवाह करोगे, क्योंकि मेन बात यही है, आशीर्वाद लेना बड़ी बात नहीं है, वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन कन्या के विवाह पर तो ये टैक्स है। आशीर्वाद लेने के लिए कोई मना नहीं है, जा सकते थे। तो कन्या के विवाह पर क्या करेंगे, 5 रुपये का टैक्स लगा दिया गया। तो ये समझने वाली चीज़ है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि चौरी कर क्या था, तो कन्या के विवाह पर लगाया गया टैक्स। किसने लगाया? तो ध्यान रखना, राव कृष्ण सिंह ने। कब लगाया? तो 1903 में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है कि जो किसान लोग हैं, तो किसान लोग ने एक बात सोची कि अगर हमको महाराणा मतलब राव साहब को टैक्स देना है, तो कहा जाता है कि इन किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। जो कन्याओं का जो विवाह है वो विवाह करना ही बंद कर दिया कि भाई हम जब विवाह करेंगे तो 5 रुपये टैक्स देंगे ना, हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम विवाह ही नहीं कर रहे, और विवाह नहीं करेंगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो इन्होंने 2 साल तक विवाह नहीं किया। तो कहा जाता है कि फिर जो राव साहब थे उन्होंने इस टैक्स को हटा दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं तो 1906 में जो राव कृष्ण सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है तो नया शासक बनता है 1906 में, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। जो नए सामंत बनते वो बनते पृथ्वी सिंह। अब है क्या, वो आपको बात बताऊं, ये जैसे मेवाड़ है, अभी मेवाड़ है तो ये अलग अलग रियासत है, अलग अलग ठिकाने हैं। तो जब भी कोई नया ठिकानेदार बनेगा, तो जैसे ही कोई नया ठिकानेदार आएगा, तो जो महाराणा है उनको क्या भेजा जाएगा, उन महाराणाओं को क्या देगा, वो तलवार बंधाई कर देगा, ठीक है, यानी टैक्स देगा। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया, तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई यानी राजपूतों में क्या किया जाता था कि तलवार बांधी जाती थी कि साहब आज से ये हमारे राव है, राव साहब है, सामंत है, ठाकुर है, तो ये अभी इनका शासन यहाँ पे चलेगा। तो मुकुट पहनाने के साथ साथ जिसे तलवार बांधी जाती थी, ठीक है, कि आज से ये हमारी रक्षा करेगा, तो तलवार बंधाई कर। तो तलवार बंधाई कर, इसी को हम कह सकते हैं नजराना। तो जब ये तलवार बंधाई जाती थी तो उसमें जो महाराणा थे तो उनको क्या भेजा जाता था, नजराना भेजा जाता था। तो ये नजराना भेजने की जो रुपए की जो बात हुई, जो भेजा गया, तो वो किस पे लाद दिया इन्होंने लाद दिया किसानों के ऊपर। ये नजराना किससे वसूल किया कि राव साहब को माना इतने रुपए भेजे जाने, तो वो सारे रुपए किससे वसूल किए, किसानों से। तो इससे किसान क्या हो गए, इससे किसान परेशान हो गए। तो ये प्रथम चरण की घटना है, और हम इसमें बात कर लेते हैं। तो ये जो राव बने थे राव पृथ्वी सिंह, इन्होंने जो तलवार बंधाई कर लगाया उसके विरोध में क्या किया, किसानों ने विरोध किया। किसानों ने क्या किया, विरोध किया। और ये जो विरोध किया, इस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, तो ये व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि नेता कौन था प्रथम चरण का, तो आपको ध्यान रखना है साधु सीताराम दास। वैसे हमको इसमें फतेहकरण चारण और भी अन्य नाम मिलते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखो कि साधु सीताराम दास। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। किसान लोग विरोध करते रहे, और इसी विरोध के चलते ये जो राव पृथ्वी सिंह थे, इनकी 1914 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के साथ ही इनके बाद शासक बनते केसरी सिंह। इनके अल्पवयस्क पुत्र होते हैं, इनके पुत्र का नाम होता है केसरी सिंह। केसरी सिंह
ये शासक बनते हैं, लेकिन ये अल्पवयस्क होते हैं, यानी बहुत छोटी उम्र में होते हैं, अल्पवयस्क 18 से कम के होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं। तो क्या कहते हैं, महाराणा जो है वो यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। ये शासन किसके हाथ में चला जाता है, बिजोलिया की जो जागीर थी वो चला जाती है महाराणा के पास, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं जागीरी प्रशासन, कोर्ट ऑफ फोर्स, यानी महाराणा के पास चली जाती है, लेकिन इससे भी किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसी तरह से जो 1914 है वहाँ देखते हैं कि ये जो प्रथम चरण है ये समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो देखो, पहले प्रथम चरण की आपको महत्वपूर्ण बातें दोबारा रिपीट करा देता हूँ। प्रथम चरण में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, हो सकता है ऐसा प्रश्न दे दे, निम्न में सत्य कथन है, तो आपको वहाँ कुछ बातें याद रखनी है। कि सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, 1903 में क्या हुआ कि कृष्ण सिंह थे, और कृष्ण सिंह ने क्या किया कि चौरी कर लगाया। चौरी कर किस पे लगाया जाता था, तो कन्या के विवाह पे लगाया जाता था। तो कन्या के विवाह पे लड़की की शादी पे लगाया जाता था। दूसरी बात याद रखनी है कि 1906 में कौन बने शासक, तो पृथ्वी सिंह बने। और पृथ्वी सिंह ने क्या लगाया, तो तलवार बंधाई कर लगाया, तलवार बंधाई कर लगाया। फिर क्या हुआ, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, पृथ्वी सिंह की। और शासक कौन बनते हैं, तो केसरी सिंह बनते, तो केसरी सिंह बनते। और केसरी सिंह शासक बनते तो वो अल्पवयस्क होते। ये क्या होते हैं, ये अल्पवयस्क होते हैं, यानी बच्चे होते हैं। तो इस कंडीशन में शासन का चला जाता है, शासन चला जाता है महाराणा के पास चला जाता है। लेकिन उससे भी जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो टैक्स वैक्स है वो लगभग उतने ही लगे हुए होते। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है इसमें, वो ये याद रखनी है कि यहाँ के जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं, तो साधु सीताराम दास। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको यहाँ से याद रखनी है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि प्रथम चरण जो ये स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ से होता है कि गिरधरपुरा गांव है, गिरधरपुरा गांव से। आपसे पूछ ले कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो गिरधरपुरा गांव से। कौन से जाति के लोग थे, तो याद रखना धाकड़ जाति के लोग थे। कौन से जाति के लोग थे, धाकड़ जाति के लोग थे। किनको महाराणा के पास भेजा गया, तो आपको मैंने बताया था 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी पटेल, ठीक है। तो ये 2 व्यक्तियों को महाराणा के पास भेजा गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये प्रथम चरण से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो हम बात करते हैं जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके सेकंड स्टेप की, द्वितीय चरण की। ये कब से कब तक चला, तो आपसे ही पूछा जा सकता, तो ध्यान रखना 1915 से लेकर के 1923 ईस्वी तक, ठीक है। फिर इसके जो नेता थे, प्रमुख नेता कौन थे, तो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक। सबसे ज़्यादा बार तो लगभग इन्हीं पे प्रश्न पूछा जाता रहा है कि द्वितीय चरण के नेता कौन है, तो ये एक ही नाम याद रखना, विजय सिंह पथिक। फिर इसके अलावा आपको जो याद रखना वो याद रखना इनका मूल नाम पूछ लेते हैं। अगर प्रश्न आ जाए इनका मूल नाम क्या था, या प्रश्न आ जाए इनका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, ठीक है। ये विजय सिंह तो इन्होंने रख लिया था, इनका नाम विजय सिंह नहीं था, इनका जो असली नाम था वो था भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह। तो ये अक्सर एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा है, और हमारे पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या था, तो भी बात वही है, ठीक है, यानी ओरिजिनल नेम था इनका भूप सिंह। और आपसे पूछ ले कि ये किस जाति के थे, तो ध्यान रखना है भूप सिंह गुर्जर थे। आपसे ये भी पूछ ले कि ये किस जाति के थे, तो आप ध्यान रखना गुर्जर जाति के थे, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न लास्ट ईयर एक पूछा गया है हमारे कि जो गोविंद गिरी है वो किस जाति के थे। तो हो सकता है आपसे भूप सिंह के बारे में पूछ ले कि विजय सिंह पथिक किस जाति के थे, अब यहाँ से इनकी जाति का पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जो विजय सिंह पथिक है वो किस जाति के थे, कि गुर्जर जाति के थे। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विजय सिंह के बारे में बातें। अब हुआ क्या, द्वितीय चरण जब चालू हुआ, और इनके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। एक पर्सन आ जाता है कि इनको किस जेल में बंद रखा गया था, तो इनको टाटगढ़ जेल में बंद रखा गया था। ये टाटगढ़ कहाँ है, तो आपको ध्यान, आप जानते हो टाटगढ़ अभ्यारण्य है अजमेर में, तो वहाँ पे टाटगढ़ जेल भी है, तो इनको टाटगढ़ जेल में भी बंद रखा गया था। ये टाटगढ़ किसने बनवाया है, तो ये टाटगढ़ क्यों कहलाता है, क्योंकि जो कर्नल जेम्स टॉड है, जिनको हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं, ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड थे, तो उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, तो इन्हीं के नाम पे टॉटगढ़, ठीक है, टाटगढ़ जो जेल बनाई गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे इनको कैद भी रखा गया। तो ऐसा प्रश्न भी पूछे गए कई बार कि इन व्यक्ति को सुमेलित कीजिए, किसको कहाँ बंद रखा गया, तो इनको बंद रखा गया था टाटगढ़ जेल में। तो ये आपको ध्यान रखना, टाटगढ़, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में और कुछ। तो ये जो विजय सिंह पथिक थे, इन्होंने
ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की या कहाँ की। तो आप ध्यान रखना, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी और कहाँ पे की थी, तो बिजोलिया में की थी। ठीक है। फिर विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, तो एक तो पाठशाला बनवाई कि पढ़ाई लिखाई के लिए पाठशाला का निर्माण करवाया, एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनवाई, और एक अखाड़ा, अखाड़ा आप जानते हो कुश्ती उस्ती का जो अखाड़ा होता है, तो इसका निर्माण करवाया। तो ये फिर भी आपसे नहीं पूछेगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने। कहाँ की, तो बिजोलिया में की। आगे इनसे संबंधित और कुछ बातें महत्वपूर्ण जो हम बात कर लेते हैं। एक प्रश्न आ जाता है कि इन्होंने 1917 में 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या कब आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाली अमावस्या आती है श्रावण मास में, श्रावण माह में। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण माह में। तो 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। पंच बोर्ड, पंच यानी 5 लोगों का बोर्ड बना दिया कि इसमें सम्मिलित कर दिया कि भाई अब किसान लोग इनके पास आएंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक ने की। कब की, तो 1917 में की। ये सन याद कर लेना क्योंकि ये पूछा हुआ है, आपसे फिर पूछ लेगा कि कब की। तो ऊपर जाने में सबको खतरा लगता है ना, इसे याद रखो। ऊपर जाने में कहते हैं भाई ऊपर यानी मान लो कि भगवान के पास चले गए, तो ऊपर जाने में क्या लगता है, खतरा यानी 17, तो 1917 याद आ जाएगा। फिर किस दिन की, तो हरियाली अमावस्या को की। हरियाली अमावस्या कब आती है, तो सावन माह में आती है। अब ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, इस पर एक और प्रश्न बनता है कि इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप याद रखना, ऐसे मैंने आपको कहा ना ऊपर, तो ऊपर जाने यानी भगवान के पास जाना है, तो सब जने क्या कर देंगे, मना कर देंगे। भाई कोई किसी आपसे पूछे या किसी से भी पूछे कि भैया ऊपर जाना चाहता है क्या, अभी गोली मारूं, तो आप क्या कर दोगे, मना कर दोगे, नहीं भाई मैं तो नहीं जाना चाहता। क्या कर रहे हो, मना। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मन्ना, क्योंकि यहाँ का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था मन्ना पटेल को। तो ये मन्ना आपको याद रखना है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर जाने को हम क्या करेंगे, मना। तो अध्यक्ष कौन हो गए, मन्ना पटेल जी। तो ये भी पूछा हुआ है। 1917 हरियाली अमावस्या, मन्ना पटेल ऊपर माल पंच बोर्ड के अध्यक्ष किसने बनाया, तो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा बनाया गया था। आगे और कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ऊपर माल से संबंधित ध्यान रखना कि ऊपर माल जो क्षेत्र के निवासी थे, ऊपर माल जो क्षेत्र था, तो वहाँ के निवासियों ने, ऊपर माल के निवासियों ने विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर बुलाया। ठीक है, हम एक तो कहते हैं ना महात्मा गांधी, तो उसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक की जो उपाधि थी वो क्या थी, उपाधि पूछ ले और 4 उपाधियाँ दे दे। तो ध्यान रखना इनकी जो उपाधि थी वो थी महात्मा जी। और महात्मा जी इनको उपाधि किसने दी थी, तो ऊपर माल के जो निवासी थे, क्योंकि ऊपर माल में इन्होंने पंच बोर्ड की स्थापना कर दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महात्मा जी की इन लोगों ने इनको क्या दी, उपाधि दी। और क्या हुआ कि जब ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हो गई तो यहाँ पे गोविंद निवास गाँव था, गोविंद निवास गाँव के एक व्यक्ति का नाम है, गोविंद निवास गाँव का एक व्यक्ति था और उसका नाम था नारायण। ठीक है, नारायण जी पटेल। नाम याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से याद रहेगा। तो गोविंद निवास गाँव था, वहाँ के एक व्यक्ति का नाम है नारायण जी पटेल, और इसने क्या कर दिया, बेगार करने से मना कर दिया। बेगार क्या होता है, तो बेगार का अर्थ होता है कि बिना रुपया दिए आप उस व्यक्ति से काम करवा रहे हो। ठीक है, कि भाई बेगार, कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा, राजमहल में बुला लिया, आपको महलों के अंदर बुला लिया और आपसे जो भी काम कर सकते हो, ठीक है, नाई को बुला लिया तो उससे वो काम करवा लिया, दूसरा काम करवा लिया, तो बेकार करवाई जा रही है। यानी इस काम के बदले आपको क्या नहीं दिया जाएगा, धन नहीं दिया जाएगा, फोकट में करवाया जाएगा। कहने का मतलब है आपसे फोकट में काम करवाया जाएगा, धन नहीं दिया जाएगा। तो बेगार करने से इस व्यक्ति ने, नारायण जी पटेल ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा बेगार। तब क्या हुआ कि इनको कैद कर लिया गया। नारायण जी पटेल को जब आप किसी को मना करोगे
तो वो क्या करेगा, वो आपको कैद कर लेगा। तो इनको कैद कर लिया, तो इनके विरोध में वहाँ क्या हुआ, ठिकानेदार ने जब इनको कैद कर लिया तो वहाँ बहुत सारे व्यक्ति जेल से मुक्त कराने के लिए इनको जेल से मुक्त कराने के लिए क्या हो गए, जेल से मुक्त कराने के लिए इनको पहुँच गए। और जब इतनी सारी जनता वहाँ इनके पास पहुँच गई तो जो राव साहब थे ये देख करके फिर घबरा गए कि भाई ये जनता और ये तो एक तरह से विद्रोह कर देगी। तो उस कंडीशन में ये जो नारायण जी पटेल इनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ये इनकी प्रथम विजय, विजय सिंह जो पति के इनकी ये प्रथम विजय मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति का नाम क्या था, इतनी बात। इसके बाद क्या हुआ, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछ ले गांव का नाम या किस व्यक्ति ने प्रथम विजय किस रूप में मानी गई तो आप बता देना। फिर हम बात करते हैं कि जो विजय सिंह पथिक थे ये मिले, इन्होंने इसका जो प्रचार प्रसार करवाया। तो एक पर्सन ये भी आ जाता है कि जो ये किसान आंदोलन था ये भारत में कैसे फैला। तो एक समाचार पत्र था, उसका नाम था प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र। और इसके जो संपादक थे वो थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन निकालता था ये अखबार, यह प्रताप नामक जो समाचार पत्र था तो ये निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, कहाँ से निकलता था तो ध्यान रखना, कानपुर से। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक इनसे मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी से, और ये अखबार निकला करता था कानपुर से। कैसे याद रखोगे तो सिंपल सी बात है, देखो आपको केवल नाम याद रख लेना, प्रताप। ठीक है, तो प्रताप से क्या हो गया कि प्रताप अखबार निकालते थे। कौन निकालते थे, तो जब भी हमको अखबार निकालना ही, मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करेंगे, गणेश जी को बुलाएंगे, तो गणेश जी आगे, तो गणेश जी आगे तो शंकर जी भी आएंगे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश जी के क्या होते हैं कि कान बड़े होते हैं, गणेश जी के कान बड़े बड़े नहीं हैं और सारे देवताओं के छोटे छोटे। तो गणेश जी के कान बड़े, तो कान से क्या आ जाएगा, कानपुर याद आ जाएगा। तो आपको प्रताप याद रखना है, गणेश जी भी याद आ जाएंगे और कानपुर भी याद आ जाएगा। तो प्रताप समाचार पत्र में क्या लिखने लगे, लेख लिखने लगे। लेख का मतलब आप जानते हो कि डेली न्यूज आने लगी, किसके बारे में, बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो लेख लिखने की वजह से क्या हो गया, ये पूरे भारत में, ये ध्यान रखना, पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। तो आपसे पूछ ले कि पूरे भारत में किसने फैलाया, तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से ये अखबार का नाम पूछ लेते। तो इतना आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ कि ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका था, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। जब डेली हम न्यूज़ में कोई चीज़ पढ़ेंगे तो जब चर्चा होने लगी तो गांधी जी ने, जब गांधी जी तक भी ये बात पहुंची तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को बुलाया। कहाँ पे, बम्बई। विजय सिंह पथिक को बम्बई बुला लिया, और बम्बई में भी कहाँ बुला लिया, तो ये ध्यान रखो, वर्धा में। ठीक है, उस समय जो वर्धा वाला क्षेत्र है आज हमारे गुजरात में था, लेकिन उस समय बम्बई में आया करता था। तो बम्बई में बुला लिया, वर्धा में, और यहाँ गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी ने इस आंदोलन के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त की कि भाई आप ये क्या आंदोलन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद में गांधी जी ने इनको नैतिक सहयोग दिया। ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इनको नैतिक आश्वासन दिया कि आप ऐसा काम करते रहो। इन्होंने भी, कहा जाता है कि गांधी जी ने भी क्या किया, महाराणा को पत्र लिखा। महाराणा को क्या लिखा, पत्र लिखा कि भैया आप इनकी बातें मानो, इनकी बातें जो बहुत अच्छी है, और जो लाग बाग है वो किसानों की कम होनी चाहिए, किसानों की बात मानी जानी चाहिए। यहीं आप एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्धा है यहीं 1919 में, ठीक है, क्योंकि गांधी जी से मिलने कब गए थे, 1919 में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पूछ लिया जाता है कि 1919 में वर्धा के अंदर जब गांधी जी से मिलने गए तब इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये पर्सन कभी बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रख लेना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो याद रख लेना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। कब की, तो 1919, दोनों साथ साथ में ही हैं, 19 और 19। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बातें। तो ये चीज़ें हुई इनके बारे में, गांधी जी ने इनको नैतिक सहयोग दिया। तो इतनी चर्चा हमने की, आगे हम बात करते हैं। यहाँ आप एक बात और ध्यान रखना है, गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया, और उसी के साथ गांधी जी का जिसको हम कहें पर्सनल सेक्रेटरी, गांधी जी का क्या था, एक पर्सनल सेक्रेटरी था जिसका नाम था महादेव भाई। ठीक है, महादेव भाई था, ये इनका क्या था, पर्सनल सेक्रेटरी था, यानी निजी सचिव, जिसको हम कहते हैं निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी गांधी जी का था महादेव भाई। और इस महादेव भाई को कहाँ भेज दिया, तो ध्यान रखना, बिजौलिया भेज दिया।
और बिजोलिया क्यों भेज दिया, तो ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए कि जो ये पथिक जी आए इन्होंने जो बात कही है तो इनकी बात सही है या नहीं है, तो ये देखने के लिए, और जो किसानों पर अत्याचार हो रहे तो ये सारी बात जानने के लिए महाराणा को पत्र भिजवाने के लिए इन्होंने किसको भेजा, तो ये पर्सन पूछ ले तो बता देना, महादेव भाई को भेजा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जब गांधी जी ने इतनी बात की, अब जो सरकार है, सरकार पे भी दबाव आने लगा, अंग्रेजों पे दबाव आने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी ने आंदोलन चला रखा था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और जब असहयोग आंदोलन का प्रभाव बढ़ने लगा तो ये असहयोग आंदोलन से डर करके कि कल को असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव है जब ये गांधी जी से मिली आए तो ये बिजोलिया तक भी आ जाएगा, और अगर ये आंदोलन यहाँ आ गया राजस्थान में तो पूरे भारत में ये धीरे धीरे फैल रहा है, तो फिर स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो अंग्रेज लोग थे वो भी महाराणा पे दबाव डालने लगे और कुछ रियायतों की बात हुई, और उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, एक उच्च स्तरीय कमेटी, ठीक है, उच्च स्तरीय समिति यानी एक हाई लेवल की जिसको हम कह लें कमेटी, वो गठित की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि उस कमेटी में कौन कौन व्यक्ति थे, तो आप ध्यान रखिए इसमें एक व्यक्ति था एजीजी, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो गवर्नर को रिपोर्ट करता था, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। वैसे से तो ये आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय एजीजी कौन था बिजोलिया किसान आंदोलन में, तो रॉबर्ट हॉलैंड। इनके जो सचिव थे एजीजी के, इनका सचिव था, सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी भी इसमें शामिल था, उसका नाम था ओगलवी, ओगलवी, ठीक है, थोड़े से नाम हैं अटपटे पर आप याद कर लेना। मेवाड़ ब्रिटिश रेजिडेंट था जिसका नाम था विल्किंसन, मेवाड़ का जिसको हम कहते हैं जैसे पॉलिटिकल एजेंट, तो वैसे ही ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था विल्किंसन, विल्किनसन, ठीक है। एक व्यक्ति और था, वो थे मेवाड़ राज्य के दीवान, उनका नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी, मेवाड़ के दीवान, मेवाड़ के दीवान, इनका नाम क्या था, प्रभाष, ठीक है, प्रभाष चंद्र, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ एक व्यक्ति और था, यहाँ लिख देता हूँ 5 नंबर करके, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति था राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल, राज्य के शायर थे हाकिम बिहारी लाल। तो ये 5 व्यक्ति थे, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है आपसे कि जो उच्च स्तरीय समिति बनी, अगर बहुत ही कठिन प्रश्न पूछेगा उस कंडीशन में ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि एजीजी कौन थे, डायरेक्ट वैसे आपको यही पूछेगा कि एजीजी कौन थे, तो रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव कौन थे, ओगलवी, मेवाड़ ब्रिटिश कौन थे, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट तो विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान कौन थे, तो प्रभाष चंद्र, और बाकी जो थे ये हाकिम बिहारी लाल। तो ये उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, लेकिन विचार विमर्श किया गया, किसानों की कुछ लागबागें कम करने की भी बात की गई, और कहा जाता है कि किसानों की जो 35 लाख बागें, ठीक है, कितनी पहले कितनी थी, तो पहले थी 84, ठीक है, पहले 84 लगान दे रहे थे, अब उसमें से 35 क्या कर दी, कम कर दी, तो कम कर दी या कमी कर दी। तो आपको जो मोस्ट पर्सन है वो ये याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि द्वितीय चरण में, या यूं भी पूछा जा सकता है कि कौन से चरण में लागबाग कम की गई, तो द्वितीय चरण में कितनी की गई, तो ये पूछा हुआ पर्सन है कि कितनी लागबागें कम की गई थी, तो वहाँ 35 लाख यानी 35 जो टैक्स देने थे वो हटा दिए गए थे। लेकिन इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ एक घटना घटित हो जाती है कि जो गांधी जी है वो असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। अब असहयोग आंदोलन को बंद करने के जैसे ही बंद करते हैं, तो असहयोग आंदोलन से डर के ही तो ये कम किया था, तो असहयोग आंदोलन की वजह से ये कम किया था। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को बंद कर देते तो उसके फलस्वरूप ये क्या हो जाता है कि ये चीज़ें भी सारी समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ, क्योंकि गांधी जी आप जानते हो कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई थी, चोरी चोरा कांड, ठीक है। यहाँ पे पुलिस वालों को कहा जाता है कि जो 22 पुलिस वाले उनको जला के मार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे उन व्यक्तियों पे गोली चला दी थी।
तो बाद में वो लोग, जब भीड़ थी वो उग्र हो गई, और उग्र होके जो पुलिस वाले थे उनको थाने के अंदर ही बंद किया और उसमें पूरे थाने में आग लगा दी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा आंदोलन चला रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये घटना घटित हो गई। तो ये घटना है 5 फरवरी 1922 की, ठीक है। तो ये घटना भी 5 फरवरी को घटित हुई थी। और मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होता कि 5 फरवरी को, याद करो, 5 फरवरी को एक संधि भी हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि, 5 फरवरी को, ठीक है। तो वो भी 5 फरवरी को हुई थी। तो वहीं से याद रख लेना कि 5 फरवरी 1922 को क्या घटना घटी थी, चौरी चौरा कांड। ये यूपी के अंदर एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे ये घटना घटित होने की वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर देते, और फलस्वरूप ये जो द्वितीय चरण है ये भी हमारे समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर हमारे क्या है कि हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो फिर हम पढ़ेंगे तृतीय चरण, तृतीय चरण। और ये जो तृतीय चरण चला ये कब से चला, तो ये चला 1923 से लेकर के 1941 तक, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय चरण में जो प्रारंभिक है। तो शुरू में तो जो विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक ने क्या किया, नेतृत्व कर ही रहे थे वो। तो इन्होंने यहाँ पे किसानों को क्या कह दिया कि भाई आपकी बातें, जो लगान कम किया था वो वापस बढ़ा दिया, नहीं हटाया। तो किसानों को कह दिया कि अपनी भूमि को क्या छोड़ दो, बरनी। बरनी का मतलब है कि उस पर खेती मत करो, उसको क्या कर दो, बाराना छोड़ दो, खेती उस पर बंद कर दो, खेती मत करो, महाराणा की ज़मीन है उनको लौटा दो। तो किसानों ने ऐसी बात शुरू में पहले तो कर दी कुछ, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जो राव साहब है उन्होंने क्या किया कि बाहर से किसान मंगा लिए और उनसे खेती करवाने लग गए। तो किसानों को भूखे मरने की नौबत आ गई। तो उस कंडीशन में किसान लोग क्या हो गए, वापस से खेती करना चालू कर देते, ठीक है। कुछ किसानों को ऐसा देख करके तो अन्य किसान खेती करना चालू कर देते। फलस्वरूप विजय सिंह पथिक की जब बात नहीं मानी जाती, तो आप जानते हो जब किसी की बात नहीं मानी जाए तो वो नेता नहीं रह सकता। तो ये क्या होते, ये 1927 में इस आंदोलन से अलग हो जाते। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये विजय सिंह पथिक कब अलग हो गए। तो विजय सिंह पथिक जो थे वो 1927 में 1927 में इस आंदोलन से क्या हो जाते, अलग हो जाते, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। आए कब थे, इन्होंने ज्वाइन कब किया था इस आंदोलन को, तो ध्यान रखना 1916 में, 1916 में आए थे। तो ये आंदोलन ज्वाइन किया था। और कब चले गए, तो 1927 में। तो लगभग 11 वर्ष। तो ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कई बार। तो ये जब भी आप ऐसे प्रश्न का आंसर जब भी निकाल सकते हो जो आपको सन याद होगा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट याद करा रहा हूँ, ऐसे याद करना कि विजय सिंह पथिक ने कितने साल नेतृत्व किया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना 11 वर्ष तक इस आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इतनी बात होती है। आगे हम बात कर रहे हैं तृतीय चरण की। अब जब ये नेता से हट जाते तो फिर नए नेता कौन आते, तो वो ध्यान रखना जो नेतृत्व करते या नेता है वो है आपके माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इन माणिक्यलाल से भी 2-3 प्रश्न आते हैं। ये माणिक्यलाल वर्मा कौन है, तो ध्यान रखना इन्होंने लिखा था पंछेड़ा गीत, ठीक है। पंछेड़ा गीत किसने लिखा, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो ये मोस्ट प्रश्न है, याद रख लेना। पंछेड़ा गीत के रचयिता कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा। इसी के साथ नेतृत्व में एक व्यक्ति और जुड़ जाएगा, उसका नाम ध्यान रखना जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। ये जमनालाल बजाज कौन है, तो कहा जाता है कि ये जमनालाल बजाज को, इनको गांधी जी के 5वें पुत्र कहते थे, गांधी जी के 5वें पुत्र, ठीक है भाई। ये मान लो कि गांधी जी के 4 पुत्र घर में, अब जो बाहर गांधी जी के जैसे ही पुत्र के जैसा व्यवहार करे, तो इसलिए इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे गांधी जी के 5वें पुत्र, ठीक है। इसी के साथ आपसे पूछ ले तो इनको कहा जाता था, यानी भामाशाह भी कहा जाता था, ठीक है। तो मेवाड़ का नहीं, मेवाड़ इसको हम लिखेंगे, इनको इन्हें भामाशाह की उपाधि भी दी गई थी क्योंकि इन्होंने भी अपनी खूब सारी संपत्ति आंदोलनों में लगा दी थी। तो वैसे ये नहीं पूछता है, आपको यही ध्यान रखो, गांधी जी के 5वें पुत्र तो जमनालाल बजाज। इसी के साथ एक बात और याद रखना, प्रश्न आ जाए कि गांधी जी ने तृतीय चरण का, जब विजय सिंह पथिक, उनको पता लगा विजय सिंह पथिक ये आंदोलन छोड़ के चले गए, तो इन्होंने किस व्यक्ति को इस आंदोलन की कमान संभालने को कहा, तो जमनालाल बजाज को कहा था। जमनालाल बजाज को इन्होंने कहा कि आप जाइए और ये जो तीसरा चरण है बिजौलिया किसान आंदोलन का, इसका क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। तब जमनालाल बजाज आए थे। तो इतनी बात आपको इनसे ध्यान रखनी है। लेकिन इतनी सारी बातें चल रही होती है, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। अंत में क्या होता है कि 1941 की बात है, 1941 की,
और उस समय क्या होता है कि जो मेवाड़ के दीवान होते हैं, मेवाड़ के दीवान, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेवाड़ के दीवान कौन थे? तो ध्यान रखना, टी राघवाचार्य। ये कौन थे? आपसे पूछ ले तो टी राघवाचार्य ये थे मेवाड़ के दीवान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, ठीक है, इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था मोहन सिंह मेहता। इन्होंने भेजा राजस्व मंत्री को, मोहन सिंह मेहता को, मोहन सिंह मेहता को कहाँ भेजा? तो ध्यान रखना, बिजोलिया भेजा, बिजोलिया। क्यों भेजा? तो वही जांचने के लिए कि भाई किसान क्या चाहते हैं, किसानों से बातचीत करने के लिए इन्होंने भेजा। इन्होंने क्यों क्यों भेजा? तो इसलिए भेजा क्योंकि इस समय आप जानते हो 1940 वक्त के वक्त क्या प्रजामंडल आंदोलन तीव्र गति पकड़ रहे थे, तेज गति से बढ़ रहे थे। तो इनको ये डर लग गया कि अगर ये बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन का सहयोग मिल गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये किसी की बात मानने वाले ही नहीं है राजाओं की। तो उस कंडीशन में जो मेवाड़ के दीवान टी राघवाचारी थे, उन्होंने मोहन सिंह मेहता को, जो यहाँ के राजस्व मंत्री थे, उनको बिजोलिया भेजा और बिजोलिया किसानों से फिर क्या हो गया? समझौता हो गया और इसी तरह से ये आंदोलन क्या हो गया? तो ये जो आंदोलन था ये हो गया समाप्त। तो इस तरह से ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको मैंने बताया कि द्वितीय चरण में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से बनते हैं और मैंने आपको 2 पार्ट में समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इनके नेता पूछ लेगा, और तृतीय चरण। तो ये 3 चरणों में पूरा हुआ। ये कब से कब तक चला? 1897 से लेकर के 1940 तक। ये कब चला? 1915 से लेकर के 1923 तक। ये कब चला? 1924 से लेकर के 1941 तक। और ये कितने वर्ष तक चला? तो ये 44 वर्ष तक चला। तो ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये हमने यहाँ बात की है और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आप इसको देखिए, समझिए, क्योंकि हमारे जो किसान आंदोलन है उसमें सबसे नंबर 1 की बात करें तो बिजोलिया ही है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए वो यहीं से आए और इसमें भी जो आए वो सबसे ज़्यादा प्रश्न द्वितीय चरण से आए। लेकिन आप किसी को मत छोड़िए, हो सकता है आपके यार प्रथम चरण पे प्रश्न आ जाए, तृतीय चरण पे प्रश्न आ जाए। तो आप इसको बार बार देखिए, याद कीजिए, समझिए। ओके, थैंक यू।